नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिग्वेद डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम जानेंगे कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं, ये रहने वाले कहाँ के थे और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, प्रयोग करने के बाद निष्कर्ष क्या दिया और कौन कौन सी अनुक्रियाएं बताई हैं, इनके सिद्धांत के उपनाम या अन्य नाम क्या है, पुनर्वलन के प्रकार कितने बताए हैं और कौन कौन से बताए हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। और सिद्धांत की उपयोगिता क्या बताई है वो जानेंगे। और इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे। और अंत में जानेंगे कि ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्रिया प्रसूत का सिद्धांत बिना किसी देरी के। तो जान लेते हैं इसका अर्थ क्या है। इस क्रिया प्रसूत का अर्थ होता है कि क्रिया या कार्य करने के बाद प्रकट होने वाला व्यवहार ही क्रिया प्रसूत कहलाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति क्रिया या कार्य करता है फिर उसके बाद जो भी व्यवहार प्रकट करता है तो वही होता है क्रिया प्रसूत सिद्धांत या क्रिया प्रसूत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कार्य करते हो तो अगर आपको वो कार्य उस कार्य को करने में अच्छा लगता है तब क्या होगी, आपकी एक्टिविटी क्या होगी कि आप दूसरों से अच्छे से बात करेंगे। और अगर उस काम में आपका मन नहीं लगता है या फिर वो काम आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप क्या करेंगे, दूसरा अगर आपसे कोई बात करना चाहेगा तो आप उससे अपने चेहरे में एकदम गुस्सा वाला चेहरा आप अपना बना लेते हैं। अब जानते हैं इस सिद्धांत के प्रतिपादक के बारे में। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक है B.F. स्किनर। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। इनका पूरा नाम है वुडरहस फ्रेडरिक स्किनर। नेक्स्ट है, ये रहने वाले थे अमेरिका के। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ के रहने वाले थे तो ये रहने वाले थे अमेरिका के। अब इनके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में, मतलब 1938 में, और कबूतर पर किया था 1943 में। चूहे पर जो प्रयोग किया था 1938 में, तो इनके सिद्धांत में जो चूहा था अनुक्रियाकर्ता और भोजन रखा गया था वो था पुनर्वलन। अब जानते हैं इन्होंने जो प्रयोग किया चूहे पर वो कैसे किया है। तो सबसे पहले इन्होंने एक आवाज़ रोधी बॉक्स लिया। आवाज़ रोधी बॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें बाहर से अंदर की ओर आवाज़ नहीं आती। जैसे कि अगर कोई बाहर से कुछ भी बोलेगा तो इस बॉक्स के अंदर चूहों को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो ये सबसे बाहर वाला है आपका आवाज़ रोधी बॉक्स। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि एक लीवर को लगाया और यहाँ एक कटोरी रख दी। इस कटोरी में रखा था भोजन इसके लिए, मतलब अनाज के दाने। अनाज के दाने ही चूहे के लिए क्या था। तो यहाँ चूहों ने क्या किया कि चूहों को जैसे ही भूख लगती थी तो वो सबसे पहले चारों साइड जाके घूम आते थे। अब इन्होंने एक बात यहाँ अलग की थी, वो थी कि यहाँ एक दीवार में इन्होंने कोई स्पेशल कलर पुतवा दिया था। अब चूहा क्या करता, यहाँ तीनों साइड होके आ जाता, फिर यहाँ इसको जब अलग से देखा तो इसने क्या किया, यहाँ इसने पैर मारा। तो जैसे ही इसने पैर मारा तो इसका पैर इस लीवर पर लग गया। जैसे ही इस लीवर पर पैर लगा तो क्या हुआ कि ये जो अनाज के दाने इस कटोरी में थे ये लीवर नीचे खिसका और अनाज के दाने यहाँ पास आ गए। तो जैसे ही नीचे भोजन आया तो चूहे ने इस भोजन को कर लिया। तो अब हमें जानना है कि जो अनाज के दाने हैं वो क्या है, भोजन है चूहे के लिए, और भोजन इसके लिए क्या है, पुनर्वलन का काम करता है। अब जो क्रिया प्रसूत बॉक्स है था कि इस बॉक्स का जो नाम दिया था स्किनर ने वो दिया था क्रिया प्रसूत बॉक्स, और जो इनके शिष्य थे उन्होंने दिया था स्किनर
बॉक्स। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब जानते हैं इनके निष्कर्ष के बारे में कि पूरा प्रयोग करने के बाद इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया। तो इन्होंने निष्कर्ष दिया था कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को पहली बार करता है और उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई उद्दीपक नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया करने के बाद यदि उद्दीपक पैदा होता है तो भी प्राणी उस कार्य या व्यवहार को करना सीख जाता है। तो इनका कहने का मतलब था कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को पहली बार करता है तो उसके सामने प्रत्यक्ष उद्दीपक नहीं होने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि इन्होंने चूहे पर जो प्रयोग किया, तो चूहे को पहली बार पता नहीं था कि यहाँ भोजन मिलेगा उसे। उसने क्या किया कि प्रयास किया है, उसके सामने उद्दीपक नहीं था, मतलब भोजन पहले से नहीं रखा था, लेकिन उसने क्या किया, काम किया अपना। जब उसने काम किया तो उसे भोजन मिल गया। जैसे ही उसने कार्य किया तो उसके सामने उद्दीपक आ गया। कार्य किया मतलब उसका पैर उस लीवर पर लग गया था और भोजन नीचे आ गया था, तो उसके सामने उद्दीपक मतलब भोजन उसके सामने आ गया था। तो वो क्या है, कार्य करना सीख गया था, मतलब कि उसे पता लग गया था कि अब भोजन यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो जब भी उसे भूख लगती थी तो वो चूहा क्या करता था कि चारों साइड घूम के आ जाता था, और जब भी भूख लगती थी तो वहाँ वो उसी दीवार के पास आता, पर पैर रखता, लीवर पर पैर रखता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। इस प्रकार इन्होंने अपने सिद्धांत में निष्कर्ष दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रयोग में स्पष्ट हुआ कि यदि किसी प्राणी में कार्य करने पर उसे उद्दीपक या भोजन या पुनर्वलन नहीं मिलता तो अधिगम संभव है। इस पॉइंट का मतलब है कि अगर प्राणी के सामने कोई भी प्राणी किसी कार्य को करता है तो उसे उद्दीपक मतलब भोजन या पुनर्वलन मिलता है। अगर कोई, जैसे चूहे ने भी पहले कार्य किया था, इसके बाद ही उसे अनुभव हुआ था कि यहाँ भोजन मिलेगा, तो वो भोजन करने वहीं आता था। नेक्स्ट है, इस प्रयोग में उसने देखा कि चूहा पहले क्रिया करता है फिर भोजन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल हमने यही देखा था कि पहले चूहा क्या करता है, क्रिया करता है, कार्य करता है, इसके बाद ही उसे भोजन की प्राप्ति होती है। मतलब पहले उसका पैर उस लीवर पर लगता है, फिर इसके बाद उसे भोजन की प्राप्ति मतलब अनाज के दाने उसे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने जो कबूतर पर प्रयोग किया था वो प्रयोग क्या था। तो कबूतर पर प्रयोग तो जो ये सबसे बाहर वाला है ये है आपका पिजन बॉक्स। इसमें भी इन्होंने एक लीवर लगाया और कटोरी में यहाँ भोजन रख दिया था, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़ा सा अलग किया था। दीवार पर यहाँ कलर नहीं किया था। क्या किया था इन्होंने, इस टार्च की रोशनी को इस दीवार पर मारा था, क्योंकि कोई भी पशु पक्षी जो होते हैं उनकी क्वालिटी क्या होती है कि उन्हें जहाँ भी कुछ चमकता हुआ नज़र आता है तो वो अपनी चोंच वहीं मारते हैं। जैसे कि आपने चिड़िया को भी देखा होगा कि जब चिड़िया कहाँ चोंच मारती है, अगर उसे कोई किसी खिड़की में कांच लगा है तो वो खिड़की क्या है, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो कांच क्या है, चमकता है, तो उसमें भी रोशनी आती है, तो वो क्या करती है, उस खिड़की में चोंच मारती है, क्योंकि उसे वहाँ से चमकीला स्थान दिखाई देता है। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया कि टॉर्च की रोशनी को इस दीवार पर मारा, तो इस दीवार में क्या हुई, रोशनी मतलब उसे चमकता हुआ कुछ नज़र आया। जब इसे चमकता हुआ नज़र आया तो इस कबूतर ने इस स्थान पर अपनी चोंच मारी, और जैसे ही चोंच मारी तो इसकी चोंच इस लीवर पर लग गई थी। जैसे ही इस लीवर पर चोंच लगी तो इस लीवर नीचे हुआ और कटोरी के दाने यहाँ नीचे आ गए, और फिर कबूतर ने अपना भोजन कर लिया। एक परिस्थिति तो यही बनी है कबूतर वाली, और इन्होंने फिर दूसरे प्रकार से भी प्रयोग किया कि यहाँ पीछे भी इन्होंने
एक लीवर लगाया, वही कटोरी में भोजन रखा और टार्च रखी। इस बार क्या हुआ कि अब इसे कबूतर को जैसे ही भूख लगती थी तो उसे पता लग गया था कि अगर जहाँ से रोशनी मिलेगी, मतलब जहाँ से चमकीला स्थान रहेगा, जहाँ भी चमकीला स्थान रहेगा वहाँ उसे भोजन मिलना है। तो यहाँ जो इन्होंने यहाँ इससे चमकता हुआ स्थान नजर आया, तो इसने कबूतर ने अपनी गर्दन मोड़ी और इस साइड इसने चोंच मारना शुरू कर दिया। जैसे ही चोंच मारी, लीवर नीचे आया और कटोरी से भोजन भी नीचे आ गया और फिर कबूतर ने वो भोजन कर लिया। तो ये पूरा प्रयोग करने के बाद स्किनर ने कबूतर पर भी क्रिया प्रसूत या पिजन बॉक्स के माध्यम से प्रयोग किया और पाया कि वह भी पुनर्वलन से भोजन प्राप्त करना सीख रहा था, अनुबंधित हो गया था। कबूतर क्या है, चमकीले स्थान के साथ में अनुबंधित हो गया था। चूहा जो है वो रंगीन दीवार के साथ में अनुबंधित हुआ था। तो इन्होंने यही कहा है कि स्किनर ने जैसे चूहा भोजन के साथ में अनुबंधित हो गया था, मतलब उस कलर के साथ में अनुबंधित हो गया था, दीवार के कलर के साथ में, वैसे ही कबूतर भी अनुबंधित करना सीख गया था, मतलब उसके साथ में वो भी ढल गया था कि अगर यहाँ चमकीला स्थान दिखेगा तो उसे भोजन की प्राप्ति होगी। और चूहे को भी पता लग गया था कि इस दीवार, अगर हम इस भोजन करना है तो इस दीवार के पास जाना होगा, तभी उसे भोजन मिलेगा। तो यही है कि स्किनर ने कबूतर पर भी क्रिया प्रसूत या पिजन बॉक्स के माध्यम से प्रयोग किया और पाया कि वह भी पुनर्वलन से भोजन प्राप्त करना सीख रहा था। पुनर्वलन का मतलब है कि उसे वहाँ से भोजन मिल रहा था, अगर भोजन नहीं मिलता तो उसे पुनर्वलन की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन दोनों ही प्रयोग में क्या हुआ, उसने क्रिया की, दोनों ने क्रिया की और उसे पुनर्वलन मिल गया। जैसे ही पुनर्वलन मिला तो उसे भोजन की प्राप्ति करना उसने सीख लिया। स्किनर ने इन प्रयोगों के माध्यम से अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा एक निष्कर्ष देते हुए दो अनुक्रियाएं बताई। तो पहली है प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरी है उत्सर्जित अनुक्रिया। तो हम एक एक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाशित अनुक्रिया। तो प्रकाशित अनुक्रिया या इसी को हम कहते हैं उद्दीपन अनुक्रिया या स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या इसी को हम कहते हैं एसआर थ्योरी। तो क्या होती है प्रकाशित अनुक्रिया? प्रकाशित अनुक्रिया होती है कि जब किसी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक पहले से मौजूद होता है तथा वह उसके प्रभाव से प्रभावित होकर कोई क्रिया करता है या कोई काम करता है, तो इसे ही प्रकाशित अनुक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चूहे के सामने क्या हुआ था कि पहले से भोजन मौजूद नहीं था, लेकिन वो क्या है, उसे भूख लगी थी, तो वह एक दीवार से प्रभावित हुआ था, दीवार से वो प्रभावित होकर उसने क्रिया की थी, तो वही क्या है, प्रकाशित अनुक्रिया होती है। फिर नेक्स्ट है उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित क्रिया को हम क्रिया प्रसूत अनुक्रिया भी कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक भी कहते हैं और रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं और क्या कहते हैं, आरएस थ्योरी भी कहते हैं। तो क्या होती है उत्सर्जित अनुक्रिया? उत्सर्जित अनुक्रिया का मतलब होता है कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता है, फिर भी प्राणी बिना किसी उद्दीपक के काम करता है और काम करने के बाद उद्दीपक प्रकट होता है, तो इसे ही उत्सर्जित अनुक्रिया कहते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर प्राणी के सामने कोई उद्दीपक ना हो, जैसे कि चूहे के सामने भी कोई उद्दीपक नहीं था पहले से, उसे केवल भोजन करना था, तो उसे केवल एक दीवार दिखी थी, तो वो तो भोजन था नहीं, दीवार भोजन क्या था, अनाज के दाने थे, तो उसके सामने उद्दीपक नहीं था, ठीक ना। फिर भी क्या किया, उसने काम किया है, फिर भी उसने काम किया कि वहाँ गया और फिर लीवर पर उसने पैर रख दिया, लीवर पर पैर उसका पड़ गया। तो यही है कि जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता है,
फिर भी प्राणी बिना किसी उद्दीपक के काम करता है और काम करने के बाद जब उसे उद्दीपक प्रकट हो जाता है, जैसे चूहे के सामने अनाज के दाने प्रकट हो गए थे, तो यहाँ क्या हुआ है कि प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं था। जैसे कि चूहे के सामने रंगीन दीवार थी, लेकिन वो उद्दीपक नहीं था, उद्दीपक तो भोजन था। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं था, उसके सामने एक दीवार थी, तो वो उद्दीपक नहीं था। तो उद्दीपक नहीं था, फिर भी उसने क्या किया, काम तो किया है। उद्दीपक ना होने के कारण भी उसने काम किया है, और काम करने के बाद उसके सामने उद्दीपक प्रकट हुआ था, अनाज के दाने प्रकट हुए थे, वही था उसके लिए उद्दीपक। तो अनाज के दाने बाद में प्रकट हुए थे जब उसने कोई क्रिया की, कोई कार्य किया। तो यही होता है आपका उत्सर्जित अनुक्रिया। नेक्स्ट बात करते हैं नोट। तो ये आपको याद रखना है कि स्किनर ने अपने प्रयोगों के माध्यम से उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया है। इन्होंने क्या किया है, उस उत्सर्जित अनुक्रिया को ही सिद्ध किया है, मतलब आरएस थ्योरी को ही इन्होंने अपने सिद्धांत में सिद्ध किया है। अब जानते हैं इनके सिद्धांतों के उपनाम, मतलब अन्य नाम क्या है। हम इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं। तो सबसे पहला है साधक अनुबंधन का सिद्धांत। इनके सिद्धांत को, मतलब क्रिया प्रसूत सिद्धांत को हम साधक अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि साधक का मतलब होता है कि जैसे कि एक साधु साधना करता है, तो वो पूरी मन लगाकर, तन मन धन लगाकर साधना करता है। तो इसी प्रकार चूहे ने भी क्या किया था कि पूरे मन लगाकर, पूरे जी जान से भोजन को ढूंढने का प्रयास किया था। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम साधक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन। तो इनके सिद्धांत में सक्रिय रहना, मतलब अगर चूहा सक्रिय नहीं होता भोजन को ढूंढने के लिए, तो उसे भोजन की प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रबलन का सिद्धांत। तो अगर चूहे को प्रबलन मतलब पुनर्बलन नहीं मिलता, तो वो भोजन को ढूंढने का प्रयास दोबारा नहीं करता। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को हम प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि व्यक्ति जब तक क्रिया नहीं करेगा उसे उद्दीपक की प्राप्ति नहीं होगी। तो अगर व्यक्ति क्रिया करता है तभी उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है। तो यही होता है आपका क्रिया प्रसूत। इसलिए इस सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रिया मूलक सिद्धांत। तो इनके सिद्धांत को हम क्रिया मूलक सिद्धांत भी कहते हैं। इनके सिद्धांत को हम कार्यात्मक प्रतिद्वंद्विता सिद्धांत भी कहते हैं और इन्हीं के सिद्धांत को हम ऑपरेंट थ्योरी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पुनर्बलन के प्रकार। इन्होंने कितने प्रकार के या कौन कौन से महत्वपूर्ण पुनर्बलन बताए हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है सतत पुनर्बलन। सतत पुनर्बलन का मतलब होता है लगातार मिलने वाला पुनर्बलन। जैसे कि चूहे को यहाँ लगातार पुनर्बलन मिला था। फॉर एग्जाम्पल, चूहे ने जैसे एक बार भोजन किया, फिर अगर उसे दोबारा भूख लगती थी, फिर वह क्या करता था, फिर वहीं जाता था और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती थी। तो यहाँ क्या किया है, चूहे ने बार बार प्रयास किया और उसे बार बार पुनर्बलन मतलब भोजन की प्राप्ति हो गई। तत् पुनर्बलन। नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का मतलब होता है बीच बीच में मिलने वाला पुनर्बलन। फिर है तत्काल या आनुपातिक पुनर्बलन। इसका मतलब होता है कार्य के आनुपातिक रूप में मिलने वाला पुनर्बलन। तो आप जितना कार्य करोगे उसी के अनुपात में आपको पुनर्बलन मिलेगा। तो यही होता है आपका पुनर्बलन, तत्काल या आनुपातिक पुनर्बलन। नेक्स्ट है
अंतराल पुनर्वलन, एक निश्चित अंतर के बाद मिलने वाला पुनर्वलन। नेक्स्ट है इनके सिद्धांत की उपयोगिता। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। अब जानते हैं इनके सिद्धांत की उपयोगिता। तो इनके सिद्धांत की उपयोगिता जो है वो है तत्काल पुनर्वलन। तो स्किनर का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को तत्काल पुनर्वलन मिलना चाहिए। अब तत्काल पुनर्वलन मिलना चाहिए। अब तत्काल पुनर्वलन मतलब आपका पुनर्वलन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा शैतानी करता है तो क्या करोगे आप? उसे तुरंत ही समझा दोगे। तो अगर आप समझाओगे तो वो होगा आपका सकारात्मक पुनर्वलन। और अगर आप उसे मार पीट के मारने के बाद समझाते हैं तो वो होगा आपका नकारात्मक पुनर्वलन। तो यही चाहिए। अब पुनर्वलन आपका सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एवं टंकन की शिक्षा में। तो इनका यह सिद्धांत कंप्यूटर एवं टंकन की शिक्षा में भी उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षा में महत्व। तो इनका शिक्षा में क्या महत्व है? इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? बालक किसी भी विषय वस्तु को आसानी से सीख जाता है। तो इस सिद्धांत का शिक्षा में जो महत्व है वो यही है कि बालक जो है इस सिद्धांत के द्वारा अगर बालक सीखेगा, मतलब पहले वह क्रिया करेगा, इसके बाद अगर उसे उद्दीपक की प्राप्ति होती है तो वह क्या है, विषय वस्तु को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। नेक्स्ट है बालक के अच्छे कार्य करने पर उसे तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए ताकि वह आगे मिलने वाले कार्य को मन लगाकर करे। तो इनका कहने का मतलब है कि इस बालक को पुनर्वलन तुरंत देना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले भी बात की है कि बालक को, कोई भी व्यक्ति हो चाहे बालक हो, उसे पुनर्वलन तुरंत मिलना चाहिए। फिर चाहे पुनर्वलन आपका सकारात्मक हो चाहे कि नकारात्मक हो। तो इन्होंने कहा है कि बालक के अच्छे कार्य करने पर उसे तुरंत पुनर्वलन देना चाहिए। तो अच्छे कार्य करने पर जो उसे पुनर्वलन मिलेगा वो मिलेगा इससे सकारात्मक पुनर्वलन। अगर उसे सकारात्मक पुनर्वलन मिलेगा तो वह क्या है, आगे उसे जो भी आप कार्य दोगे इसे पूरा मन लगाकर करेगा। नेक्स्ट है गृह कार्य प्रतिदिन देना चाहिए, अन्यथा बालक कार्य को करने में रुचि नहीं लेगा। अगर आपने आज उसे होमवर्क दे दिया और कल होमवर्क नहीं दिया तो उसकी वही आदत पड़ जाएगी कि आज एक दिन होमवर्क मिलता है, मतलब एक दिन उसे कार्य करना है और दूसरे दिन कार्य उसे नहीं करना है। तो इनका कहना है, स्किनर का कहना है कि बालक को गृह कार्य प्रतिदिन देना चाहिए, अन्यथा बालक क्या है, कार्य करने में रुचि नहीं लेगा। नेक्स्ट है इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अगर आपको बालक के शब्द भंडार बढ़ाना है तो उसके लिए भी इनका सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार। शिक्षक क्या करता है कि इस सिद्धांत के द्वारा जो भी बालक सीखता है उसको ये स्वरूप प्रदान करते हैं। मतलब अगर बालक अच्छी चीज़ें सीख रहा है तो उसे टीचर क्या है, एक नया स्वरूप देंगे। और अगर बालक शैतानी करता है तो वो शिक्षक अपने तरीके से उसे सुधारने का प्रयास करेगा। तो शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है। उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर किया जाता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, इससे गति और सफलता दोनों मिलती है। तो यह सिद्धांत कहता है कि अगर किसी भी बालक को या किसी व्यक्ति को कुछ सीखना है तो पहले उसे करेगा, उस कार्य को करेगा, इसके बाद ही उस कार्य के बारे में जानेगा कि इस कार्य को हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनके सिद्धांत का नोट, मतलब ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात है। तो आपको ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखना है और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले है
कि बीएफ स्किनर एवं हॉलैंड ने अभिक्रमित अनुदेशन विधि 1954 में दी थी। इन दोनों ने मिलकर अभिक्रमित अनुदेशन विधि दी थी 1954 में। नेक्स्ट है जॉन डेवी के लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने के विचार का समर्थन करता है। तो स्किनर का यह सिद्धांत इनके सिद्धांत का भी यही मानना है जो जॉन डेवी का मानना है कि व्यक्ति को हमेशा करके सीखने पर बल देना चाहिए। मतलब पहले व्यक्ति कार्य करे फिर इसके बाद उस कार्य के बारे में सीखेगा। नेक्स्ट है स्किनर एकमात्र विद्वान है जिनका मानना है कि पुनर्वलन तत्काल मिलना चाहिए, चाहे सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक हो।